हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्ट टेक्निक्स के बारे में। कला के जितने भी माध्यम हैं, जितनी भी तकनीक हैं, उनके बारे में। तो जितने भी आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टेक्निक्स हैं वो हम सभी इसमें कवर करेंगे, जैसे कि आपके ऑयल कलर, पेस्टल कलर, वाटर कलर और कोलाज, कलर्ड इंक वगैरह सब। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपका जो ये टॉपिक है टेक्निक्स वाला, ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो टेक्निक है चित्रकला की, जो कला का माध्यम है, अर्थात माध्यम का मतलब होता है कि उसको कैसे हम बनाएं, ठीक है, किस कागज़ पर बनाएं, किस कलर में बनाएं, कलर में हम कौन से जो है तरीके का यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें होती हैं टेक्निक। चित्रकार को अपने माध्यम के उपयोग की विधि तथा संभावनाओं का ज्ञान आवश्यक है। भारतीय शिल्प शास्त्र में कलाकार के लिए प्राविधिक ज्ञान आवश्यक बताया है। प्राविधिक का मतलब होता है कि टेक्निक उसकी, कि उसे किस तरह से वो काम करना है, तथा भित्ति वर्तिका, वर्ण इत्यादि रचना करने के लिए भी अनेक विधियां बताई हैं। तो देखिए, चित्रण की जो है दो विधि होती हैं। एक तो होती है शुष्क माध्यम और एक होती है आर्द्र माध्यम। शुष्क मतलब ड्राई और ये होती है वेट। अब जो शुष्क है उसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक तो होता है जैसे कि पाउडर फॉर्म में, और एक होता है इसका पेस्टर कलर। तो ये दोनों जो हैं ये शुष्क माध्यम में काम में आती है। पाउडर मतलब जैसे कि आपने पुराने जब प्रागैतिहासिक काल वगैरह के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जैसे कि चूने से, ठीक है, चूने को पाउडर बनाकर उससे पेंट कर दिया, या फिर ईंट का चूरा हो गया, कोयले को जैसे कोयले का पाउडर बनाकर उससे बनाया जाता था। तो ये सब आते हैं शुष्क माध्यम में, ठीक है। पेस्टर कलर जो है वो ड्राई और वेट दोनों में ही आता है, ठीक है। तो शुष्क के हो गए दो। उसके बाद आ जाता है जो वेट मीडियम है, उसमें हमारे 6 आते हैं, जो पेस्टल, ऑयल, जल रंग, एक्रेलिक, टेम्परा, तेल रंग और भित्ति चित्रण, ठीक है। अब इनके बारे में पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है हमारा शुष्क माध्यम, यानी कि ड्राई मीडियम। शुष्क माध्यम सरल, सस्ती और प्रयोग में प्रभावशाली होती है। जैसे कि आपने जो ये मांडना, रंगोली वगैरह देखी होंगी, तो इसमें हम रंगोली के जो कलर्स आते हैं, कलर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कोई बार आटे से, ठीक है, और चूने वगैरह से, चौक वगैरह से, इनसे जो बनाते हैं, तो ये सब शुष्क माध्यम में आती हैं। ऐसा मीडियम जिसमें कि पानी का, किसी भी ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं होता, तो वो शुष्क माध्यम में आती है। मुख्य रूप से सूखे पाउडर से बनती हैं और इसमें तेल, पानी और द्रव्य को मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि जो पाउडर है उसमें देखिए रंगों के द्वारा चित्रण, जैसे कि रंगोली, सांची, चौक पूर्णा, और ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और इस पद्धति के चित्रों को धूली चित्र भी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड है हमारा पेस्टल। तो ये रंग भी शुष्क रंगों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके लिए किसी प्रकार के माध्यम को मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपने देखे होंगे, इस टाइप से जो पेस्टल कलर है वो आते हैं। और ये हमारी जो आर्ट है, उसके बाद आ जाता है आर्ट माध्यम, तो आर्द्र माध्यम, यानी कि जो वेट मीडियम है। अब इसमें जो है गीले रंग आर्द्र माध्यम के अंतर्गत आते हैं। इसके चित्रों के निर्माण के लिए पानी, तेल, गोंद आदि का मिश्रण जो है वो यूज़ किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि हम वाटर कलर का जब यूज़ करते हैं तो उसमें हम जो ये लिंसीड ऑयल है उसका वो हम उसमें मिलाते हैं। वाटर कलर का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम पानी मिलाते हैं। तो इस टाइप से, ठीक है। तो ये सब जो है वेट मीडियम के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अब इसके जितने भी पार्ट हैं वो देखेंगे। सबसे पहले है पेस्टर कलर। पेस्टर कलर जो है वो खुरदरेपन की विभिन्न श्रेणियों में तैयार किए गए विशेष कागज़ पर इसका यूज़ होता है। कागज़ में चिकनापन अथवा चिकने धब्बे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तान के मधुर मिश्रण से लेकर मोटे मोटे आघात तक सभी प्रकार के प्रभाव जो है वो पेस्टल में पॉसिबल है। इसमें हम चाहे जैसा इसमें इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल बारीक लाइन से लेकर बिल्कुल सॉफ्ट लाइनों से लेकर, हम अगर इसमें बड़े बड़े स्ट्रोक्स टाइप का भी हम इफ़ेक्ट देना चाहें तो वो भी हम पेस्टर में दे सकते हैं।
वर्ण मिश्रण के लिए अंगुली श्रेष्ठ माध्यम है। कलर को मिक्सिंग के लिए हम अपनी फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ कलाकार चमड़े अथवा कागज़ की बनी विभिन्न मोटाई की बत्तियों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए जो पेस्टल कलर है इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी में किया था एडगार देगा के द्वारा। पेस्टल रंग से बने चित्रों को स्थायी रखने के लिए विशेष प्रकार के चौखटों में लगाया जाता है और कांच और चित्र के बीच में खाली जगह रखनी चाहिए। पेस्टल रंग को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को फिक्सेटिव कहते हैं। मतलब जो चित्र है उसको किसी भी धरातल पर फिक्स करने के लिए उस फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं ताकि कि वो चित्र ना तो ख़राब होता है, ठीक है, जिससे कि चित्र को रगड़ और स्पर्श से बचाया जा सकता है। अगर उस पर कुछ भी लगता है, ठीक है, कोई भी रगड़ लगती है, स्पर्श किसी का होता है, हाथ वगैरह लगता है, तो वो चित्र ख़राब नहीं होता, एक जगह पर फिक्स हो जाता है। पेस्टल रंगों की विशेषता उसका धूमिल प्रभाव है। उसके बाद आ जाते हैं टेम्परा रंग। टेम्परा रंग का अर्थ किसी वस्तु से मजबूती या लचक प्रदान करना होता है, अर्थात टेम्परा वह पद्धति है जिसमें किसी पायस का यूज़ किया जाता है। पायस का मतलब होता है कि जब भी कम कलर में कोई दूसरी चीज़ मिलाते हैं, ठीक है, वो होती है उस चीज़ को मजबूत करने के लिए जब हम उसके अंदर कुछ मिलाते हैं तो वो पायस कहलाता है। टेम्परा प्रणाली में भित्ति चित्रों के बनने से एक विशेष प्रकार की जमीन तैयार करनी पड़ती है, जैसे कि अजंता में भित्ति को खुरदरा कर उस पर गोबर, कचरे की महीन लुगदी, छनी हुई मिट्टी, धान की भूसी और अलसी का लेप प्लस्तर के रूप में किया गया। ऐसे कई सतह एक के ऊपर एक लगाए गए जिससे कि वो शीशे के समान समतल हो सके, ठीक है। और जो रंग लगाए गए थे कुछ खनिज रंग थे जैसे कि गेरू, हिरोंजी, रामरज, जो कुछ पत्थरों को पीसकर बनाए गए थे। ये जो माध्यम है ये पानी में घुल जाता है और सूखने के बाद ये अघुलनशील हो जाता है। मतलब जब इसको हम यूज़ करते हैं तो ये इजीली पानी में मिक्स हो जाता है, और लेकिन जब ये ड्राई हो जाता है तो फिर ये पानी में नहीं घुलता है। बाद में इस पर टेम्परा तथा तेल माध्यम से चित्रण किया जाता है। एक तरह से ये होता है कि इसमें बेस तैयार किया जाता है। जैसे हमने अजंता एलोरा की गुफाओं में पढ़ा था कि भित्तियों को चित्र बनाने से पहले उस पर दीवारों को प्लेन करने के लिए उस पर चूना वगैरह से, चूने में जैसे गाय का गोबर हो गया, ठीक है, धान की भूसी हो गई, तो इस टाइप से चीज़ें मिक्स करके उसमें एक लेप लगाया जाता था। वो जगह को प्लेन किया जाता था, उस सरफेस को एकदम स्मूथ बनाया जाता था और फिर उसके ऊपर चित्र बनाए जाते थे ताकि वो चित्र जो है वो ज़्यादा शाइनी होते थे, उनमें अच्छी जो है क्वालिटी उनकी अच्छी हो जाती थी, वो ज़्यादा टाइम तक फिक्स होते थे। सूख जाने पर यह पायस पारदर्शिता झिल्ली का निर्माण करता है। टेम्परा रंग अपारदर्शी होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप जितने भी आपके कलर आएंगे तो सब में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कलर पारदर्शी है और कौन सा अपारदर्शी, ये पूछा जाता है। प्राचीन काल में अंडे की जर्दी का प्रयोग किया जाता था। अंडे की जर्दी का प्रयोग सबसे ज़्यादा पायस के रूप में यूज़ होता था। पायस एक तरह से एक बाइंडर का काम करता है, ठीक है। अंडा जो है वो प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ पायस है, और ग्लिसरीन और अलसी का तेल भी अच्छे मतलब पायस के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले पे आपका अंडे की जर्दी है, उसके बाद आपका ग्लिसरीन, अलसी का तेल, इनका भी यूज किया जाता है। चित्रभूमि के लिए खुरदरी दीवार, लकड़ी का बोर्ड, कागज आदि होते हैं जिससे कि यह तैयार सूखने के बाद दूसरे रंगों को उसी के ऊपर लगाकर नया प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। चित्रभूमि के लिए खुरदरी दीवार, अच्छा ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आ जाता है हमारा ऑयल कलर। तो ऑयल कलर जो है वो आपको इस टाइप से मोस्टली ट्यूब में मिलते हैं, और इनको जो बनाने का धरातल होता है या जो सरफेस ओके
तो जो ऑयल कलर है उनको बनाने के लिए जिस सरफेस का हम यूज करते हैं वो अलग अलग टाइप से होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऑयल कलर जो है वो विभिन्न प्रकार की भूमि का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ऑयल कलर कैनवास, कास्ट फलक और मैसोनाइट बोर्ड, हार्ड बोर्ड, गैसो और दीवार भित्ति पर इनका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले है जो मेन है वो है कैनवास बोर्ड। आजकल जो है वो कैनवास इस तरह से जो है ये आपको कलर कुछ देखने को मिलेंगे, और इनके साथ आपको जो ऑयल है, लिंसीड ऑयल है, वो आपको मिलता है। उसके बाद ये है, यहाँ पर एक ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये एक बोर्ड है। तो ये है कैनवास बोर्ड। ये एक प्रकार का कैनवास ही होता है जिसमें बोर्ड के ऊपर चिपका दिया जाता है। तो ये बेसिकली एक कार्डबोर्ड टाइप का होता है, ठीक है, जिसके ऊपर कैनवास का जो कपड़ा होता है वो फिक्स होता है, और यह तेल चित्रण के अभ्यास के लिए उपयुक्त है, और कई अलग अलग साइजेस में ये आपको इजीली मिल जाता है। उसके बाद है कागज। तो यह भी तेल चित्रण के अभ्यास के लिए उपयुक्त है। इस कागज के दानों को कैनवास की भांति बनाया जाता है। मजबूती के लिए पीछे कपड़े अथवा बोर्ड को चिपकाया जाता है। तो इस टाइप से देखिए, ये आपको जो कैनवास का कपड़ा है, ठीक है, ये मतलब जो कागज़ है वो मिलता है। ये जो कागज़ है ये स्पेशली ऑयल कलर के यूज़ के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है कैनवास। कैनवास को लकड़ी के फ्रेम पर कीलों द्वारा इस प्रकार खींचकर तान दिया जाता है कि उसमें सिकुड़न ना रहे। तो ये है कैनवास है, ठीक है, अलग अलग साइजेस में आपको मिलते हैं, आप इन्हें असेंबल भी करवा सकते हैं। उसके बाद इसके दो प्रोसेस होते हैं, साइजिंग और प्राइमिंग। अच्छा, एक आप लोग मुझे बताइएगा कि जब हम कैनवास को जिस स्टैंड पर लगाते हैं उस स्टैंड को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले जो प्रोसेस है, एक है साइजिंग। तो साइजिंग में क्या होता है कि तेल रंग कपड़े के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से कपड़े के तंतु खराब हो जाते हैं। अतः एक श्रेष्ठ कपड़े को किसी लकड़ी के चौखट अथवा चौखट पर हल्का सा कसकर एक पतली सतह पानी के में घोले हुए सरेस की लगा देते हैं, जिससे कि कपड़े के जो सूक्ष्म छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं साइजिंग। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि जब भी हम कैनवास पर काम करते हैं तो उससे पहले जो सरेस का जो घोल होता है उसकी एक पतली लेयर कपड़े के ऊपर, कैनवास के ऊपर लगा देते हैं, ताकि उसके जो बारीक छिद्र हैं, होल है, वो बंद हो जाते हैं, और जो चित्र है वो ज़्यादा टाइम तक उसके ऊपर सुरक्षित रहता है। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या है कि साइजिंग करने के बाद कैनवास पर सफ़ेद तारपिन तथा अलसी का तेल का मिश्रण तैयार करके किसी चौड़े ब्रश से लगाया जाता है, और इसे कहा जाता है प्राइमिंग। हार्डबोर्ड, ठीक है, हार्डबोर्ड जो है वो 3 टाइप के होते हैं, दोनों तरह से सपाट सतह वाले, एक ओर से सपाट तथा दूसरी ओर से जो बुनावट जैसे सतह वाले, मोटे बुनावट वाली सतह तथा बारीक बुनावट वाली सतह वाले। तो ये भी एक मीडियम है हार्डबोर्ड, ठीक है। तो इसके 3 टाइप होते हैं। उसके बाद है माध्यम। तेल चित्रण के लिए माध्यम के रूप में साधारण तारपिन, अलसी या फिर वार्निश का उपयोग हम करते हैं। उसके बाद आ जाता है वाटर कलर। तो जल रंग जो है वो मुख्यतः कागज़ पर यूज़ किया जाता है, और कागज़ आपको पता है जो मोटा खुरदरा कागज़ आता है जल रंग का, सभी जो मीडियम है उनको यूज़ करने के लिए अलग अलग तरह के कागज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें मुख्यतः जो हैंडमेड पेपर होता है उसका यूज़ किया जाता है, और ये जो है वो चिकना होता है, थोड़ा सा मीडियम होता है, और एक मोटा होता है। तीनों टाइप से ये पेपर जो है वो मिलता है। कागज़ में पानी सोखने की प्रवृत्ति दुर्गुण मानी जाती है। किन्हीं कागज़ों को श्वेत बनाने के लिए अधिक ब्लीच कर दिया जाता है। इससे कागज़ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, और रंग कागज़ पर लगने पर अपनी रंगत बदल देते हैं। कुछ चित्रकार कागज़ को बोर्ड पर चिपका देते हैं, और कागज़ को गीला करके किनारों पर गोंद या फिर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपका देने पर कागज़ कैनवास की तरह जो है यूज़ में आता है।
के जो कागज़ की सतह तथा सतह का खुरदरापन कलाकार की रुचि, अनुभव और विशेष आवश्यकता पर निर्भर करता है, क्योंकि जो भी जो हैंडमेड पेपर है वो सबसे बेस्ट माना जाता है जल रंग के लिए। और भी बहुत सारे जो मीडियम बहुत सारे जो सरफेस हैं, बहुत तरह के जो कागज़ हैं जल रंग के लिए और बाकी सभी मीडियम्स के लिए अवेलेबल हैं, जिन्हें कि जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, वो अपनी पसंद से अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाती हैं ब्रशेज़। तो सभी जो मीडियम हैं उनको करने के लिए स्पेशल ब्रशेज़ होती हैं। तो जो जल रंग है, जल रंग के चित्रण के लिए ब्रश में लचीलापन होना अत्यंत आवश्यक है। जितनी सॉफ्ट ब्रशेज़ जो हैं वो इसमें यूज़ की जाती हैं। साधारणतः बारीक काम करने के लिए गोल और पतली तुलिका तथा बड़े स्थानों को भरने के लिए चपटी तुलिका का प्रयोग किया जाता है या उपयुक्त रहती हैं। जहाँ तक संभव हो सर्वश्रेष्ठ तुलिका का ही प्रयोग करना चाहिए। तो आपने जल रंग में देखा होगा कि इस टाइप की जो तुलिका है वो बारीक काम के लिए यूज़ ली जाती हैं। तो ये कुछ ब्रशेज़ हैं, जैसे कि राउंड ब्रश हो गई, फ्लैट ब्रश हो गई, ये डॉगर ब्रश हो गई, जिसमें देखिए एक कोना इस टाइप से निकला हुआ रहता है, ठीक है। कैट्स टंग ब्रश हो गई, मोप ब्रश हो गई। तो इस टाइप से ये कुछ ब्रशेज़ हैं जो कि हम वाटर कलर के लिए मेनली यूज़ में लेते हैं। तो इसकी वाटर कलर की जो तकनीक है वो है कि इसमें जो है 2 प्रकार का प्रयोग होता है कि प्रथम घुलनशील, जो प्रथम परत को सूख जाने पर द्वितीय परत लगाने पर पुनः घुल जाते हैं। वाटर कलर में जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले एक पतली लेयर जो है बिल्कुल पानी का जो हमें बेस बनाना होता है उस कलर की पूरे पे लगाते हैं, ठीक है। तो और उसके ऊपर जो फर्स्ट तकनीक है घुलनशील, उसमें फर्स्ट लेयर लगाने के बाद जो दूसरी हम लेयर लगाते हैं तो वो भी उसमें मिक्स हो जाती है। और सेकंड जो होती है वो हमारी होती है अघुलनशील, जिसमें कि द्वारा परत दर परत चित्रण किया जाता है और दोनों के अलग अलग प्रभाव दिखाई देते हैं। यानी कि हमने पहले एक परत लगा दी, ठीक है, और उसके ऊपर जब हम दूसरी परत लगाएंगे तो वो हमें एज इट इज़ पता चलेगा कि हाँ हमने नीचे दूसरे कलर से किया हुआ है और ऊपर हमने फिर दूसरा कलर यूज़ किया है। जबकि जो अघुलनशील होता है जो घुलनशील होता है, जो फर्स्ट वाली है, उसमें हमारा जो हमने फर्स्ट लेयर लगाई है उसके ऊपर जब हम सेकंड कोटिंग करते हैं तो वो दोनों आपस में मिक्स हो जाती हैं। पारंपरिक रूप से जल चित्रण तकनीक में जल रंगों की पारदर्शक परत लगाई जाती है और हाईलाइट करने के लिए जगह को खाली छोड़ दिया जाता है। बेसिकली जब भी हम किसी और मीडियम में काम करते हैं तो जब हमें वाइट कलर करना होता है तो हम उसको पूरा वाइट कलर से ही फिल करते हैं। लेकिन जो जल रंग एकमात्र ऐसा है जिसमें अगर हमें धरातल को खाली छोड़ना है तो हम उसे जो है कोई भी कलर वहाँ पर नहीं करते, उसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं हाईलाइट वगैरह दिखाने के लिए। प्राचीन काल में गवास, कैशीन आदि अपारदर्शक जल रंगों को पृथक माना जाता था, परंतु आधुनिक जो काल है उसमें जल रंग शब्द का इसमें प्रयोग किया जाने लगा है और इन्हें जो है अलग अलग श्रेणी में बांटा जा सकता है। प्रथम पारदर्शक, इसमें ग्वास, ग्लेजिंग, आला प्राइमा, स्पिंचिंग, वेराइंटेश वॉश आदि प्रविधियाँ आती हैं। और जो सेकंड है अपारदर्शक, उसमें आपकी स्टिपलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग आदि जो तकनीक है वो आती हैं। उसके बाद आ जाता है भित्ति चित्रण। तो ये तो सबसे इजी है, सबको पता होगा। म्यूरल तकनीक की सबसे अधिक व सबसे महत्वपूर्ण विधि है भित्ति चित्रण। म्यूरल चित्रण अपनी प्रकृति से दृश्य कला की अन्य विधाओं से भिन्न है क्योंकि इसका मूल रूप है वो स्थापत्य या भवन से संबंधित है। तो भित्ति चित्रण जो है वो बेसिकली आपकी स्थापत्य कला से संबंधित है या वास्तुकला से संबंधित है, क्योंकि इसका जो बेस होता है वो भवन वगैरह की जो दीवारें होती हैं वहाँ से होता है।
इसमें दीवारों और भवनों की छतों पर चित्रण किया जाता है। जब हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जितनी भी जो शिलाएं होती हैं बड़ी बड़ी या गुफाएं हैं, गुफाओं की दीवारों पर लोग कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो चित्र हैं उन्हें बनाते थे। सबसे पहले प्रतीकात्मक रूप में, सिंबॉलिक रूप में उन्हें बनाया जाता था। जैसे मान लो चांद सूरज दिखाना है तो एक राउंड बना दिया, ठीक है। अगर किसी को फेस दिखाना है तो राउंड बनाकर एक हल्का सा ऐसे नोज टाइप का बना दिया, तो ये इस टाइप से बनाया जाता था। 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा सोमेश्वर द्वारा रचित अभिलक्षितार्थ चिंतामणि में नाट्य मंडप की सज्जा में भित्ति चित्र का विधान मिलता है। तो ये याद रखिएगा, सोमेश्वर की जो कृति है लक्षिणार्थ चिंतामणि। बाद में वॉल पेंटिंग में फ्रेस्को तकनीक कहने लगे कि पहले भित्ति चित्रण वर्ड का यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में फिर इसे फ्रेस्को तकनीक कहे जाने लगी। फ्रेस्को चित्रण का तात्पर्य ताज़ा चित्रण है और ये 2 प्रकार का होता है, फ्रेस्को बूनो और फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को बूनो यानी गीली भित्ति पर और फ्रेस्को सेको यानी सूखी भित्ति पर। अजंता जो पेंटिंग्स हैं उनमें बेसिकली फ्रेस्को शैली का ही यूज़ हुआ है, ठीक है। और तकनीक आपसे पूछे जाए तो टेम्परा तकनीक इसमें यूज़ होती है। अब देखते हैं फ्रेस्को बूनो और फ्रेस्को सेको क्या है। ये पूरे जो टॉपिक हैं ये आपके DSSB चंडीगढ़ सभी के लिए हैं। बेसिकली ये आपके सिलेबस जो DSSB का और आपका चंडीगढ़ का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है ये सभी टॉपिक। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो लेंदी है लेकिन एक ही वीडियो में आपका जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेस्को बूनो में धरातल तैयार हो जाने पर सूखने से पूर्व ही रंग भरना आरंभ कर दिया जाता है, उसे पूरी तरह से सूखने नहीं दिया जाता। और जो फ्रेस्को सेको है उसमें धरातल सूख जाने के बाद उस पर चित्रण किया जाता है। ये कम स्थायी होते हैं और ये पद्धति जो है वो काफ़ी प्रचलित है। आधुनिक समय में जो कलाकार हैं वो विभिन्न जो स्थान है और भवन है उनको भी अलंकृत कर रहे हैं। इसमें मोजाइक, लकड़ी, सीमेंट, एक्रेलिक, स्टील, फाइबर, ग्लास, टेराकोटा विभिन्न वस्तुओं का इस्तेमाल करके लाजवाब व सुनहरी रंगों का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो इसके चित्र हैं, जो उदाहरण हैं, वो हमें जोगीमारा और अजंता में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आ जाती है एक्रेलिक। 1950 के पश्चात ये जो चित्रण है ये स्थायी चित्रण के माध्यम के रूप में सामने आया था। इसे जल रंग माध्यम की तरह पतले ब्रश के साथ पतले वॉश के रूप में प्रयोग करते हैं और इसे तेल रंग की तरह मोटे मोटे स्ट्रोक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरह से यूज़ होता है। एक्रेलिक जो है वो ऑयल से अधिक प्रभावी होता है और अधिक लंबे समय तक खराब भी नहीं होता। एक्रेलिक रंगों में चित्रण के लिए विभिन्न प्रकार की सतहों का यूज़ किया जाता है। कोई भी सतह जिस पर रंगों का थोड़ा अंश शोषित हो सकता है चित्रण के लिए काम में लाई जा सकती हैं, जैसे कि कैनवास, जूट का कैनवास, लकड़ी, हार्डबोर्ड, कागज और भित्ति। इन सभी धरातल पर जो एक्रेलिक कलर है वो यूज़ हो सकता है। एक्रेलिक रंगों में चमक लाने के लिए ग्लास मीडियम व पारदर्शी प्रभाव लाने के लिए मैट मीडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है आप देखेंगे कि इस टाइप से बिल्कुल बारीक इसमें चित्रण किया जा सकता है और इसमें जो स्ट्रोक है वो भी लगाए जा सकते हैं। इस पेंटिंग में आप देख रहे होंगे तो इस टाइप से स्ट्रोक का काम भी हम एक्रेलिक कलर में यूज़ कर सकते हैं। और एक्रेलिक कलर आपके वाटर कलर दोनों ही, तो ये आपके इस टाइप से ट्यूब में भी मिलते हैं और आपको डिब्बी में भी मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी शायद एक बार किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि किस फॉर्म में कलर्स, आई थिंक वाटर कलर का पूछा गया था कि किस फॉर्म में ये कलर मिलते हैं। तो ये हमें टिकिया और ट्यूब, ठीक है, और इन सभी में हमें ये कलर मिलते हैं। उसके बाद है गोचे पेंटिंग। तो इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। अपारदर्शी जल रंग के रूप में इन्हें यूज़ किया जाता है। इस माध्यम का इस्तेमाल जो है वो जल रंग ब्रश के साथ और जल रंग के कागज़ पर किया जाता है। ये बेसिकली जो जल रंग है हमारा वाटर कलर है उसी की तरह होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
इसमें डिफरेंस केवल इतना है कि इसकी पारदर्शिता में है, ठीक है। इसकी डिफरेंस जो है वो इसकी ट्रांसपेरेंसी में है। जब गोचे कलर लगाया जाता है तो उसके नीचे का कागज़ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम जल रंग का उपयोग करते हैं तो जो नीचे का कागज़ होता है, जो धरातल होता है, वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये उसी का एक टाइप कह सकते हैं, एक उसका जो अपारदर्शी है, ठीक है। तो उसी टाइप से ये कलर होता है। गोचे पेंटिंग प्राकृतिक तथा सिंथेटिक पिगमेंट, पानी और अरबी गोंद का मिश्रण है, जो कि अनिवार्य रूप से एक बांधने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। गोचे पेंट में पेंट को अतिरिक्त गाढ़ापन देने के लिए चौक मिलाया जाता है। ये जो जल रंग है, बस इतना सा आप देख लीजिए कि जो हमारे वाटर कलर होते हैं उनसे थोड़े से ये गाढ़े होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं। वाटर कलर में जब हम यूज़ करते हैं तो हमें जो नीचे का बेस होता है वो हमें दिखाई देता है, लेकिन ये थोड़े से थिक होने की वजह से इसके जो धरातल है वो हमें दिखाई नहीं देता है। इनका प्रयोग जो है वह व्यावसायिक कलाकारों द्वारा पोस्टर, चित्रण, कॉमिक्स और अन्य डिजाइनों के लिए भी किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कोलाज। कोलाज बेसिकली है कि जितनी भी कोई भी चीज़ें हैं उनको चिपका कर कागज़ पर, किसी भी धरातल पर चिपका कर किसी आकृति का शेप देना, किसी कोई भी शेप देना। कई तह चिपका कर तैयार की गई कलाकृति कोलाज कहलाती है। कोलाज की कलाकृति बनाने के लिए लकड़ी, कागज़, कतरन, रस्सी, सूत, पिन, ट्यूब, मतलब कुछ भी। इसका सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है कागज़। तो कुछ भी मटेरियल है जिसको चिपकाकर आप किसी भी कोई भी शेप दे रहे हैं वो कोलाज कहलाता है। कोलाज पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग घनवादी कलाकारों ने किया था, जिनमें प्रमुख थे ब्राक और पिकासो। पिकासो को जो है वो घनवादी शैली का जनक कहा जाता है। तो इस टाइप से कुछ ये होती हैं, जैसे कि आप कुछ भी चिपका लिया, आपने जो बुरादा चिपका लिया, कागज़ के टुकड़े चिपका लिए, कतरन कपड़े की कतरन वगैरह चिपका ली। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इस टाइप से कागज़ से चिपका कर एक आकृति बनाई हुई है। तो ये सब कोलाज के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आ जाता है मिक्स मीडिया, यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दो या दो से अधिक जो मीडियम्स हैं उनको इकट्ठा करना। दो या दो से अधिक चित्रण माध्यमों को मिश्रित कर एक नया रूप देना मिक्स मीडिया कहलाता है। जैसे कि जल रंग के साथ पोस्टल रंग, एक्रेलिक के साथ ऑयल कलर, पेस्टर के साथ पोस्टर कलर। तेल रंग को मोम के साथ मिक्स कर लगाने को एंकोस्टिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो मीडियम्स को यहाँ पर यूज़ किया गया है। उसके बाद आ जाती है मणिकुट्टिम। तो मणिकुट्टिम ये हमने जब ईसाई कला पढ़ी तब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, और आपने अगर तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। ये सभी टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कला जो है 5वीं-6वीं शताब्दी की है, ईसाई कला में ये हमें देखने को मिलती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कांच के टुकड़े होते हैं, रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं, जिन्हें जोड़कर आकृति बनाई जाती है। जैसे कि कोलाज में हम कोई भी मटेरियल होता है उसको जोड़कर कोई शेप देते हैं, सेम वैसा ही जो कांच के रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं उनको जोड़कर कोई शेप दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग कांच के टुकड़े हैं जिन्हें जोड़कर पूरा जो शेप है वो बनाई गई है, फिगर बनाए गए हैं। इसमें रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों में काटकर फर्श, दीवारों में लगाया जाता था और फव्वारों में भी इनका यूज़ किया जाता था। अच्छा, ये जो है ये दीवारों पर बनाए जाते थे, छतों पर बनाए जाते थे। जो प्राचीन चर्च वगैरह होते थे मेनली उन्हीं में ये यूज़ किए जाते थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा सा अपग्रेड हुए तो ये भवनों पर भी बनाए जाने लगे, लेकिन स्टार्टिंग इनकी चर्च से हुई थी, जिनमें चर्च की दीवार और छत दोनों पर ये यूज़ किए जाते थे। उसके बाद आ जाती है कलर्ड इंक। कलर्ड इंक कुछ इस टाइप से होती है। तो इसका यूज़ जो है स्याही के साथ काम करते समय अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एयर ब्रश, डिप पेन, ब्रश, कॉकटेल स्टिक, पंख, टूथब्रश, यहाँ तक कि अपनी उंगलियों से भी। प्रत्येक रंग में अलग अलग टोन बनाने के लिए पानी मिलाया जाता है। तो ये कुछ इस टाइप से इंक होती हैं जिनको यूज़ करने के लिए अलग अलग मीडियम आते हैं, जैसे कि आपकी एयर ब्रश हो गई या फिर पेन जो आते हैं
ठीक है, ब्रश हो गई या पंख आते हैं और कॉकटेल स्टिक आती हैं, और कई जो लोग हैं वो इन्हें हाथ से भी यूज़ करते हैं, आपने देखी होगी। तो इस टाइप से ये यूज़ की जाती है। ओके, तो ये हमारी जितनी भी तकनीक थी वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस आपको बैक टू बैक मिलते रहेंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एग्ज़ाम से पहले जितने भी हमारे टॉपिक हैं जो मेनली हमने कवर नहीं किए हैं तो वो हम कवर करें पहले। थैंक यू।